नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संविधान सभा के बारे में। आज हमारा संविधान सभा का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उसी के आगे से हम लोग आज डिस्कस करते हैं, एकदम टू द पॉइंट। इस क्लास में हम लोग एकदम टू द पॉइंट संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 13 दिसंबर 1946 कब? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर वह समय था जब संविधान सभा के पहले सत्र का अंतिम दिन था। पहला सत्र 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच चला था। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? यह उद्देश्य प्रस्ताव M.R. जयकर और B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसका क्या गया? विरोध किया गया इस बात पर कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पास ना किया जाए। यानी कि M.R. जयकर, किसका? M.R. जयकर जो संविधान सभा के सदस्य थे, और B.R. अम्बेडकर, इनके द्वारा इस बात के लिए इनके द्वारा विरोध किया गया कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा है, उसको तुरंत पास ना किया जाए, जिसे कहा जाता है कि तुरंत पारित ना किया जाए। इनके विरोध कारण यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947, यानी कब? यह दिसंबर 1946 का दिसंबर चल रहा था, जो 1946 का लास्ट महीना था। उसके बाद कब पारित हुआ है? 22 जनवरी 1947 को। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। M.R. जयकर और B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसका विरोध किए जाने के कारण इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। वर्तमान समय की प्रस्तावना कौन सी? जो वर्तमान समय में प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है? प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो हमारा वर्तमान प्रस्तावना संविधान का, इसी उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, उसी पर क्या आधारित है। इसलिए जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उससे उद्देशिका भी कहा जाता है। इस कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसे उद्देशिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। फिर क्या हुआ संविधान सभा में? संविधान सभा ने 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा स्वीकार किया। तिरंगा को कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। यह सवाल आता है कि तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? वह दिन था 22 जुलाई 1947। इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण क्या 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल आता है कि झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह होता है 22 जुलाई। क्यों मनाया जाता है 22 जुलाई को? क्योंकि 22 जुलाई को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगा को भारत राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार किया था। पंडित गोविंद मालवीय संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था पंडित गोविंद मालवीय। इसी दिन 22 जुलाई 1947 को झंडा दिवस के रूप में मनाने के संदर्भ में प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव किसने रखा था कि 22 जुलाई को क्या झंडा दिवस मनाया जाए? वह व्यक्ति थे संविधान सभा के सदस्य पंडित गोविंद मालवीय। कौन थे? पंडित गोविंद मालवीय। पंडित गोविंद मालवीय द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि
22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाए। दोस्तों संविधान सभा के बारे में जानते हैं। अब संविधान सभा में एक अध्यक्ष, कौन? एक अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सवाल इसमें 2-3 आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो वह दिन था 11 दिसंबर, लेकिन डिसाइड कब हुआ था? 10 दिसंबर को, मतलब कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, इसका निर्णय 10 दिसंबर को हुआ था और इनको चुना 11 दिसंबर को गया था। अब ये भी पूछ लेता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वह होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछ लेता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें इसलिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि वह पहला दिन था संविधान सभा के सत्र का और फ्रांस के आधार पर जो संविधान सभा के सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसमें एक अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 उपाध्यक्ष। कितने? 2। एक थे एच.सी. मुखर्जी जो अंग्रेज भारत से थे। हम लोगों ने जब संविधान सभा शुरू किया था तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि संविधान सभा में कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल 389 यानी कि 389 मेंबर्स को क्या बनाया गया था, जो जनसंख्या के आधार पर तय किए गए थे। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर थे, जिसमें से 296 यानी कि 296 सदस्य क्या अंग्रेज भारत से थे, जहां पर अंग्रेजों ने शासन किया था। और इन 296 में से 292 यानी कि 292 ये अंग्रेजी प्रांत से थे और 4 कमिश्नरी प्रांतों से थे। और फिर 93 मेंबर्स, यानी 93 मेंबर्स थे देसी भारत से, जहां पर राजाओं का शासन था। तो जो एच.सी. मुखर्जी थे ये अंग्रेज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उपाध्यक्ष थे। और बी.टी. कृष्णामाचारी एक दूसरे उपाध्यक्ष थे, बी.टी. कृष्णामाचारी, ये देसी भारत से थे। तो हम लोगों ने यहाँ तक एकदम टू द पॉइंट बात किया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसको समाप्त करेंगे, संविधान सभा को। दोस्तों जो सर बी.एन. राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उस पर विचार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर, प्रारूप मतलब दोस्तों होता है जो संविधान का एक ढांचा होता है। जैसे होता है ना कि घर बनवा रहे हैं, जो घर का नक्शा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रारूप कहते हैं। उसी प्रकार जो संविधान का नक्शा था उसे तैयार किए थे सर बी.एन. राव ने। तो उस पर विचार करने तो यानी कि किस प्रकार से कैसे क्या होगा उस पर विचार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 लोग थे। पहले थे डॉक्टर अंबेडकर जो अध्यक्ष थे। इन्हें 30 अगस्त 1947 को अध्यक्ष चुना गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 और डॉक्टर अंबेडकर को 30 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा चुना गया था। ये पहले हो गए डॉक्टर अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरे थे मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह एकमात्र व्यक्ति थे जो मुस्लिम लीग से थे। उसके बाद थे गोपालक स्वामी अयंगर। फिर चौथे व्यक्ति थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। पांचवें थे के.एम. मुंशी। छठवें थे डी.पी. खेतान। सातवें थे बी.एल. मित्तर। यानी कि 7 लोग कौन से? पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, दूसरे थे मोहम्मद सादुल्लाह जो मुस्लिम लीग से थे, तीसरे थे गोपाला स्वामी अयंगर, चौथे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पांचवें थे के.एम. मुंशी और छठवें थे
डीपी खेतान, 7वें थे बीएल मित्तर। डीपी खेतान दोस्तों, जो ये सदस्य थे डीपी खेतान, इनकी क्या हो गई, बीच में ही मृत्यु हो गई थी। तो डीपी खेतान की जगह पर टीटी कृष्णामाचारी सदस्य बने। यानी कि जब डीपी खेतान जो 6वें सदस्य थे डीपी खेतान, उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद यानी कि निधन हो गया, उनके बाद उनके स्थान पर आए थे टीटी कृष्णामाचारी। तो ये सवाल पूछ लेता है कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर किसे प्रारूप समिति का सदस्य चुना गया था। वे थे टीटी कृष्णामाचारी। बीएल मित्तर इस प्रारूप समिति के ये भी सदस्य थे बीएल मित्तर। इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया था। इनके जगह पर माधव राव को सदस्य चुने। ये भी सवाल पूछ लेता है कि बीएल मित्तर के इस्तीफा देने के बाद प्रारूप समिति में किसको सदस्य चुना गया, वो थे माधव राव। उल्टा ही पूछ लेता, माधव राव किसके जगह पर प्रारूप समिति के सदस्य बने थे, वो होता है बीएल मित्तर। मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर शेष सभी सदस्य कांग्रेसी थे। यानी कि मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर जो बाकी सदस्य थे वो कांग्रेस से ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का सदस्य, अभी हम लोग इस पर बात किए कि 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का सदस्य चुना गया था। जो डॉक्टर अंबेडकर थे ये संविधान सभा के सदस्य बंगाल, उस समय बंगाल था, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, उस समय सिर्फ बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल के एक क्षेत्र था जिसका नाम था जयसुर कुलना, वहां से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। लेकिन आजादी के बाद जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का, तो जो जयसुर कुलना क्षेत्र था वो चला गया पाकिस्तान में। तो फिर से डॉक्टर अंबेडकर ने एम.आर. जयकर के द्वारा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से कहा, बॉम्बे में एक सीट था जो एम.आर. जयकर, जहां से एम.आर. जयकर सदस्य थे, संविधान सभा सदस्य एम.आर. जयकर जहां से थे, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद वहां उस सीट से डॉक्टर अंबेडकर फिर से क्या संविधान सभा सदस्य चुने गए। ये भी सवाल आ सकता है कि दूसरी बार जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने तो वे किसके स्थान पर बने थे, वे व्यक्ति थे एम.आर. जयकर। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जैसे हो गए सुचिता कृपलानी हो गए, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, राजकुमारी अमृता कौर, ऐसे कुल मिलाकर 15 महिलाएं संविधान सभा में थीं। हंसा मेहता हो गई, रेणुका रे हो गए, इन सब कुल मिलाकर 15 महिलाएं थी। इनका नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जिससे सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, वो है संविधान सभा की समितियों के बारे में। तो देखते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। पहला है नियम समिति। इस समिति में कुल 15 सदस्य थे। इसमें नियम समिति में कुल 15 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के, नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कुल 15 सदस्य थे। दुर्गाबाई देशमुख एकमात्र महिला सदस्य थी। दुर्गाबाई देशमुख इस नियम समिति में एकमात्र महिला सदस्य थी। इसको याद रखने का ट्रिक है निरमा, कहते निरमा पाउडर, नि से नियम और रा से राजेंद्र
प्रसाद। नियम समिति मतलब राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है कार्य संचालन समिति और तीसरा है झंडा समिति। कार्य संचालन समिति और झंडा समिति, इनके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 समितियों के अध्यक्ष थे। पहला था नियम समिति, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कार्य संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा झंडा समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। चौथा प्रारूप समिति, जो संविधान सभा के प्रारूप पर विचार कर रहे थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा है मौलिक अधिकारों पर उप समिति। कौन? मौलिक अधिकारों पर उप समिति, समिति नहीं उप समिति। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ये भी सवाल सबसे अधिक पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वे थे जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार किस कौन? मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज तथा जनजातियों के संदर्भ में सलाहकारी समिति। 3 समितियां, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातियों के संदर्भ में सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर 7वां समिति संघ शक्ति समिति और 8वां है संघ संविधान समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर लास्ट है संविधान सभा के कार्यों पर समिति। संविधान सभा जो कार्य करते इस पर भी एक समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, जो बाद में जाके भारत के पहले उनके लोकसभा स्पीकर बने थे। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। पहला है नियम समिति। नियम समिति में कुल 15 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें एकमात्र महिला सदस्य दुर्गाबाई देशमुख थी। दूसरा है कार्य संचालन समिति और झंडा समिति। कार्य संचालन समिति, झंडा समिति और नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। 5वां है मौलिक अधिकारों पर उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। फिर है 6वां मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातियों के संदर्भ में सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 9वां है संविधान सभा के कार्यों पर समिति, जिसके अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं संविधान सभा के कार्यों के बारे में। उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं संविधान सभा क्या क्या कार्य करते थे। दोस्तों, संविधान सभा 2 कार्य करते थे। पहला था संविधान का निर्माण करना। क्या? पहला था संविधान का निर्माण करना। दूसरा था संसद के रूप में कार्य करना। जैसे वर्तमान समय हमारा संसद जो कार्य करता है वो क्या संसद के रूप में कार्य करता है। और लेकिन उस समय जो संविधान सभा थी वो 2 कार्य करते थे। पहला था संविधान का निर्माण करना और दूसरा संसद के रूप में। संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक किया। जो संविधान सभा थी, यह संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1950 तक किया। 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि लगातार हर दिन क्या होता, संविधान ही बन रहा था। तो क्या हुआ था, कुछ समय संविधान बनता था और कुछ समय संसद के रूप में कार्य होता था। जब संविधान सभा संविधान निर्माण कार्य करते थे, उस समय अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। यानी कि जब संविधान के रूप में, जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करते थे, उस समय जो अध्यक्ष होते थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यही संविधान सभा
जब संसद के रूप में कार्य करती थी उस समय अध्यक्ष होते थे जीबी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। दो बातें, जब संविधान सभा संविधान निर्माण करती तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, और जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो गणेश वासुदेव यानी कि जीबी मावलंकर अध्यक्ष होते थे। संविधान सभा का कुल 12 सत्र हुआ था। कितना सत्र? 12 सत्र। ये होता ना सेशन, जैसे विंटर सेशन हो गया, उतना जो बजट सत्र जो वर्तमान समय हमारे संसद का सत्र चलता है, 3 सत्र चलता है हर साल, वैसे भी क्या था इसे सत्र यानी कि सेशन कहते हैं। तो संविधान सभा का कुल 12 सत्र हुआ था, यानी कि 11 + 1, यानी कि 11 सत्र तो प्रॉपर हुए थे। एक सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जब संविधान सभा पर क्या हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर किए जा रहे थे। उससे भी क्या सत्र माना जाता है, आखिरी सत्र, जिसे 12वां सत्र कहा जाता है। इन 12 सत्रों में 2 सत्र जो इन 12 सत्र थे, 2 सत्र मात्र एक दिन के हुए थे, 6वां और 12वां। 6वां सत्र यानी कि 26 जनवरी 1948 को, और 12वां सत्र यानी कि 24 जनवरी 1950 को। ये 2 सत्र ऐसे थे जो केवल एक दिन बस चले थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, उस दिन संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था। अगर ये भी सवाल पूछे कि भारत की आजादी के समय संविधान सभा का कौन सा सत्र चला था, तो होगा 5वां सत्र चल रहा था। अवधि के हिसाब से 7वां सत्र, यानी कि टाइम यानी चलने के हिसाब से 7वां सत्र सबसे बड़ा सत्र था, जो 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 के बीच में संपन्न हुआ था। तो यहां पर समाप्त होता है हमारा संविधान सभा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।